बिस्मिल्लाह करते हैं। आज से हम अपना नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, फिजियोलॉजी रिलेटेड टू एनेस्थीसिया। फिजियोलॉजी रिलेटेड टू एनेस्थीसिया में हम डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस और उनका रिलेशन एनेस्थीसिया के साथ, कि सर्जरीज़ के दौरान हमें कौन कौन सी फिजियोलॉजिकल अल्ट्रेशन का सामना करना पड़ता है और उसकी ट्रीटमेंट हम पे किस तरीके से करते हैं, किस तरह एनेस्थेटिक हमारे जो ड्रग्स होते हैं वो फिजियोलॉजी को अल्टर करते हैं। हमारे जितनी मसल रिलैक्सेंट्स हैं, जितने भी हमारे इंडक्शन एजेंट्स हैं, इन्हेलेशन एजेंट्स हैं, वो सब फिजियोलॉजिकल फंक्शन को कैसे अल्टर करते हैं। जिस तरह हम एनेस्थीसिया को डिफ़ाइन करते हैं कि अल्टर्ड फिजियोलॉजिकल स्टेट कैरेक्टराइज्ड बाय एमनीसिया, एनाल्जेसिया एंड मसल रिलैक्सेशन। ठीक है, तो इसमें हम जो मेन बात कर रहे हैं वो फिजियोलॉजिकल स्टेट की अल्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, कि हमारे साथ फिजियोलॉजिकल स्टेट में जब अल्ट्रेशन होगी तो उससे हमारे पास एक एनेस्थेटिक इफ़ेक्ट जो है वो पैदा होगा। जिस तरह हमारा एमनीसिया है, एनाल्जेसिया है, मसल रिलैक्सेशन है, ये सब हमारी फ़िज़ियोलॉजिकल स्टेट को अल्ट्रेशन के बाद ही हमें एक एनेस्थेटिक इफ़ेक्ट जो है वो मिलता है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जब भी हमारा जो मेन मीडियम है जिसे एनेस्थीसिया हम इंड्यूस करते हैं वो रिस्पायरेटरी और CVS है। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा जो जिसमें हम डिफरेंट रिसेप्टर्स होते हैं, अगर वो इनहिबिट होते हैं तो उससे क्या होता है, अगर वो एक्साइटेड स्टेट में आते हैं तो उससे क्या होता है, वो फार्माकोलॉजी में डिटेल में डिस्कस आप कर भी चुके हैं, और फार्माकोलॉजी रिलेटेड टू एनेस्थीसिया में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे भी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है या इसका जो ताल्लुक है वो इन्हेलेशनल एनेस्थेटिक्स के साथ है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम मेन जो इसका है, ये सर्कुलेशन जब होती है, ड्रग्स जब हम इंड्यूस करते हैं तो वो अपने टारगेट एरिया तक कैसे पहुंचते हैं और वहाँ पे फिर कैसे अल्ट्रेशन जो है वो चेंज लेके आते हैं। ठीक है, तो फिजियोलॉजी और एनेस्थीसिया का आपस में बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, क्योंकि डेफिनेशन में हम ये बात वाज़ेह करते हैं कि जब फिजियोलॉजिकल स्टेट की अल्ट्रेशन होगी तो एक एनेस्थेटिक इफ़ेक्ट जो है वो हमारे पास आएगा। ठीक है, फिजियोलॉजी रिलेटेड टू एनेस्थीसिया में जो हमारे पास फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। आज का लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन टू कार्डियोवास्कुलर सिस्टम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट में फिर हम जो है तो कार्डिक साइकिल, कार्डिक आउटपुट और ये सारे टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। कोर्स कंटेंट मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा हम फिर उसे रिकॉल करते हैं, अपने नॉलेज को रिकॉल करेंगे एंड देन हम उसको एनेस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे और डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपका जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। ठीक है, यहाँ पे आपको अयोटा जो है वो दिखाई दे रहा है, ये सुपीरियर वेना केवा है, दिस इज़ राइट एट्रियम, दिस इज़ पल्मोनरी आर्टरी, दिस इज़ पल्मोनरी वेन, दिस इज़ लेफ्ट एट्रियम, दिस इज़ mitral valve, this is also called bicuspid valve, this is aortic valve, this is left ventricle and this is pericardium, this is pulmonary vein, this is tricuspid valve, this is inferior vena cava and this is right atrium। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आपको पता है कि हमारे पास 4 चैम्बर्स होते हैं, एक राइट एट्रियम होता है, एक लेफ़्ट एट्रियम होता है, एक हमारे पास राइट वेंट्रिकल होता है और एक हमारे पास लेफ़्ट वेंट्रिकल होता है। इसमें अगर हम वेल्व्स की बात करते हैं तो हमारे पास एट्रोवेंट्रिकुलर वेल्व्स होते हैं और सेमिलुनर वेल्व्स होते हैं। एट्रोवेंट्रिकुलर वेल्व्स में हमारे पास एक जो है तो वो माइट्रल वेल्व आता है जो बाइकस्पिड वेल्व भी है, और एक हमारे पास ट्राइकस्पिड वेल्व आता है। ठीक है, ट्राइकस्पिड वेल्व जो है वो राइट साइड ऑफ द हार्ट में प्रेजेंट होता है, दैट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल, और जो माइट्रल वेल्व है और जो बाइकस्पिड वेल्व है वो हमारे पास लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में प्रेजेंट होता है, दैट इज़ बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये हो गए हमारी वेल्व्स की बात। इसके बाद हमारे पास जो सेमिलुनर वेल्व्स है उसमें एक हमारे पास अयोटिक वेल्व है और एक पल्मोनरी वेल्व आता है। ठीक है, यहाँ पे आपको जो ये वेल्व दिखाई दे रहा है दिस इज़ अयोटिक वेल्व। ठीक है, जब ये ओपन होता है तो सिस्टमिक अयोटा में ब्लड जो है वो पंप होता है, थ्रू आउट सर्कुलेशन में वो ब्लड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, और यह हमारे पास पल्मोनरी वेल्व है जो पल्मोनरी आर्टरी जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, तो ये वेल्व वहाँ पे क्लोज हो जाता है। फिर हमारे पास जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है थ्रू पल्मोनरी वेन। यहाँ पे हमारे पास जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में वो आता है, वो सुपीरियर वेना केवा जो हेड, नेक एंड अपर लिम्ब से जो है ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करता है। इंफीरियर वेना केवा है जो हमारे पास लोअर बॉडी पार्ट से जो है ब्लड कलेक्ट करके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करके राइट एट्रियम में ड्रेन करता है। उसके साथ साथ हमारे पास कोरोनरी साइनस भी होते हैं और तिबेसियन वेन्स भी होते हैं। तिबेसियन वेन्स, कोरोनरी साइनस, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा, ये जो 4 हमारे पास वेन्स होते हैं, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करते हैं
फ्रॉम ओवरऑल द बॉडी, और राइट एट्रियम में वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ड्रेन करते हैं, ठीक है। राइट एट्रियम से फिर जो है थ्रू ट्राइकस्पिड वेल्व वो ब्लड जाता है इनटू राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से वो जाता है ऑक्सीजनेशन के लिए टूवर्ड्स द लंग थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। ऑक्सीजनेशन के बाद जब ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है तो थ्रू पल्मोनरी वेन वो आ जाता है इनटू द लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। और लेफ्ट एट्रियम से फिर वो थ्रू बाइकस्पिड वेल्व और थ्रू माइट्रल वेल्व वो चला जाता है इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से वो आयोटा के थ्रू सिस्टमिक सर्कुलेशन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये हो गया हमारा थोड़ा सा हार्ट का सुपरफिशियल हमने डिस्कस किया। हार्ट के हमारे पास जो लेयर्स होते हैं, एक हमारे पास पेरिकार्डियम होता है जो सबसे आउटर लेयर है, ठीक है। एक हमारे पास मायोकार्डियम होता है और एक हमारे पास एंडोकार्डियम होता है। यहाँ पे अगर हम सेप्टा ऑफ द हार्ट को डिस्कस करें तो सेप्टा ऑफ द हार्ट एक हमारे पास इंटर एट्रियल सेप्टम होता है जो बिटवीन टू एट्रियम होता है, और एक हमारे पास इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम होता है जो बिटवीन टू वेंट्रिकल्स होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लेयर्स ऑफ वॉल ऑफ द हार्ट की अगर बात करें तो हमारे पास 3 लेयर्स होती है, एक पेरिकार्डियम होता है, एक मायोकार्डियम होता है और एक एंडोकार्डियम होता है। पेरिकार्डियम इट इज़ द आउटर लेयर, मायोकार्डियम इट इज़ द इनर मिडल लेयर एंड एंडोकार्डियम इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट, ठीक है। Pericardium is further divided into 2 layers, that is parietal pericardium and visceral pericardium. Parietal pericardium is further divided into 2 layers, that is fibrous layer and serous layer, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो serous layer है, इस serous layer में हमारे पास फ्लूइड होता है जो तकरीबन 25 to 35 ml के दरमियान में होता है। यहाँ पे जो फ्लूइड है, इस फ्लूइड को हम पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। अगर ये फ्लूइड हमारे अपने नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो जाता है तो उसे हम कहते हैं कार्डिक टेम्पोनेट। कार्डिक टेम्पोनेट को हम डिफाइन करते हैं, कहते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द पेरिकार्डियम इज़ कॉल्ड कार्डिक टेम्पोनेट, ठीक है। तो पेरिकार्डियम इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 लेयर, पैराइटल एंड विज़रल पेरिकार्डियम। पैराइटल पेरिकार्डियम इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 लेयर, दैट इज़ फाइब्रस एंड सेरस लेयर। एंड विज़रल पेरिकार्डियम हमारे पास जो है इट इज़ आल्सो कॉल्ड एपिकार्डियम, जो हमारे मायोकार्डियम की लाइनिंग करता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड लेयर है, जो मिडल लेयर है, दैट इज़ मायोकार्डियम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द हार्ट, जिसमें हमारे पास मसल्स होते हैं, कार्डियोमायोसाइट्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं, जो हमारे पास एक्साइटेशन, कॉन्ट्रैक्शन, कपलिंग करते हैं, स्लाइडिंग मैकेनिज्म है, एक्शन पोटेंशियल है, वो सारा हमारा जो है मायोकार्डियम में होता है। और यहाँ पर हमारे पास एंडोकार्डियम जो है वो थर्ड लेयर है जो इनर मोस्ट लेयर है, ठीक है। मायोकार्डियम की अगर हम बात करें तो मायोकार्डियम में हमारे पास जो इसको हम कार्डियोमायोसाइट्स भी कहते हैं, इसमें हमारे पास जो मसल्स होते हैं, ये मसल्स में हमारे पास इंटरकलेटेड डिस्क होते हैं और एक हमारे पास सिनकाइशियम होता है। मायोकार्डियम जो है वो स्केलेटल मसल से अगर हम उसे रिलेट करें तो मायोकार्डियम और इनवॉलेंट्री मसल्स, स्केलेटल मसल्स और वॉलेंट्री मसल्स, ठीक है। लेकिन इनकी जो एक प्रॉपर्टी जो सेम है दैट इज़ स्ट्राइएशंस। हमारे पास जो मायोकार्डियल मसल्स होते हैं उसमें भी स्ट्राइएशंस होती हैं। स्ट्राइएशंस आर एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स, उसकी जो हमारे पास बैंड्स होते हैं, लाइट एंड डार्क बैंड्स होते हैं, दैट आर स्ट्राइएशंस, ठीक है। और हमारे पास जो स्केलेटल मसल्स हमारे अनब्रांच्ड होते हैं और मायोकार्डियल मसल्स हमारे पास जो होते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं। जो दो मायोकार्डियल मसल्स आपस में मिलते हैं, क्योंकि ये ब्रांच मसल्स है तो इनके जो ब्रांचेस आपस में मिलती है वो थ्रू इंटरकलेटेड डिस्क मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरकलेटेड डिस्क की इंपॉर्टेंस ये है कि ये दो जो ब्रांच मसल्स होते हैं उनको आपस में मिलाती है। सिनकेशियम क्या है? सिनकेशियम हमारे पास साइटोप्लाज्मिक कंटिन्यूएशन है, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक कंटिन्यूएशन ऑफ 2 मसल्स इज कॉल्ड सिनकेशियम। इसमें अगर हम हार्ट मसल्स की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास गैप जंक्शंस प्रेजेंट होती है। ये गैप जंक्शंस जो है दीज आर दी साइटोप्लाज्मिक कंटिन्यूएशन ऑफ द कार्डिक मसल्स, ठीक है। इसमें हमारे पास जब एक्शन पोटेंशियल आता है, जब स्टिमुलस आता है तो वो एक मसल से हमारे पास दूसरे मसल्स में भी प्रोपेगेट करता है। तो एक मसल हमारे पास एक्साइटेड होता है तो बाकी तमाम मसल्स में भी वो एक्शन पोटेंशियल प्रोपेगेट करके तमाम मसल्स को एक्साइटेड कर देता है, ठीक है। तो मायोकार्डियम में हमारे पास इंटरकलेटेड डिस्क होता है। इंटरकलेटेड डिस्क ब्रांच मसल्स को आपस में कनेक्ट करता है। सिनकेशियम हमारे पास साइटोप्लाज्मिक कंटिन्यूएशन ऑफ द ब्रांच मसल्स है, जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रिकल विंडोज आती है। दीज इलेक्ट्रिकल विंडोज आर कॉल्ड गैप जंक्शंस, जिसमें हमारे पास स्टिमुलस आके एक्शन पोटेंशियल वो स्प्रेड होता है फ्रॉम वन मसल टू अनदर मसल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कार्डिक एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। कार्डिक एक्शन पोटेंशियल को हम डिस्कस करते हैं। एक्शन पोटेंशियल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, या हम फर्स्ट सेमेस्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं, या हम सेकंड सेमेस्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं।
एक्शन पोटेंशियल कार्डियक मसल्स में हमारे पास किस तरह से होता है। अगर हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात करें तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमारे पास क्या है कि व्हेन द सेल्स आर एट रेस्ट, वो हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। नॉर्मली हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज़ -90 मिलीवोल्ट, ठीक है, लेकिन कार्डियक मसल्स में ये हमारे पास -85 से -95 के दरमियान होता है। जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है इन द कार्डियक मसल्स, दिस इज़ फ्रॉम इसके जो रेंज है वो -85 से -95 तक होता है, ठीक है। नॉर्मली हमारे पास जब सेल्स एट रेस्ट होते हैं तो उसमें सेल्स में हमारे पास सोडियम चैनल्स होते हैं, ठीक है, सेल्स में हमारे पास पोटाशियम चैनल्स होते हैं। जब सेल्स एट रेस्ट होते हैं तो उस टाइम पे हमारे पास जो सोडियम चैनल्स होते हैं वो सोडियम चैनल्स ब्लॉक होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास सोडियम चैनल्स है, ये सोडियम चैनल्स यहाँ पे ब्लॉक होते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो पोटाशियम चैनल्स है इसमें से कुछ पोटाशियम चैनल्स वो ब्लॉक होते हैं, क्लोज होते हैं, और कुछ पोटाशियम चैनल्स हमारे पास ओपन होते हैं, ठीक है। पोटाशियम चैनल्स हमारे पास लीकी चैनल्स है, तो इसमें कुछ पोटाशियम चैनल्स ओपन होते हैं जिससे पोटाशियम लीक करता है, और सोडियम चैनल्स हमारे पास रेस्टिंग स्टेट पे सारे सोडियम चैनल्स क्लोज होते हैं। जब सोडियम चैनल्स क्लोज होंगे तो देयर विल बी नो इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम, ठीक है, कोई सोडियम का इन्फ्लक्स नहीं होगा। आउटसाइड द मेम्ब्रेन हमारे पास जो सोडियम की कंसनट्रेशन होगी वो ज़्यादा होगी, पोटाशियम की कंसनट्रेशन हमारे पास इनसाइड दी मेम्ब्रेन जो है वो ज़्यादा होती है, आउटसाइड द मेम्ब्रेन हमारे पास पोटाशियम की कंसनट्रेशन डिक्रीज होती है। रेस्टिंग स्टेट पे जब हमारे पास सोडियम चैनल्स क्लोज होते हैं तो कोई सोडियम की इन्फ्लक्स नहीं होगी। पोटाशियम चैनल हमारे पास कुछ क्लोज होते हैं, कुछ हमारे पास ओपन होते हैं। जब पोटाशियम की कंसनट्रेशन इनसाइड द सेल ज़्यादा है तो इट मीन्स कि इसकी डिफ्यूजन होगी फ्रॉम इनसाइड द सेल टुवर्ड द आउटसाइड मेम्ब्रेन, ठीक है, सॉरी, आउटसाइड द मेम्ब्रेन। इसमें हमारे पास जो है पोटाशियम की इफ्लक्स होती है, तो डिफ्यूजन होगी, डिफ्यूजन के थ्रू पोटाशियम जो है उसकी इफ्लक्स होगी फ्रॉम इनसाइड मेम्ब्रेन टुवर्ड द आउटसाइड। जब पोटाशियम की भी इफ्लक्स होगी, पोटाशियम भी बाहर आएगा, सोडियम की इन्फ्लक्स नहीं होगी, तो इनसाइड मेम्ब्रेन की जो नेगेटिविटी होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास नेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इसीलिए हमारे पास जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो -85 से -95 की रेंज में होता है, क्योंकि इनसाइड द मेम्ब्रेन हमारे पास ज़्यादा नेगेटिव है, कोई सोडियम की इन्फ्लक्स नहीं हो रही, सोडियम चैनल्स क्लोज है, पोटाशियम की इफ्लक्स हो रही है, तो अंदर हमसे हमारे साथ पॉजिटिव चार्जेस जो है वो बाहर आ रहे हैं, तो बाहर पॉजिटिविटी ज़्यादा होती है, अंदर हमारे पास पॉजिटिविटी डिक्रीज़ होती है, ठीक है। जब हम स्टिमुलस अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो सोडियम चैनल्स होते हैं ये सोडियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ सोडियम चैनल्स हमारे पास ओपन हो जाते हैं जिसमें हमारे पास इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम होता है, ये हमारे पास पॉजिटिविटी की तरफ आता है, ठीक है। जब हमारे पास -70 तक ये वैल्यू पहुंच जाती है तो -70 हमारे पास जो है वो -70 इज़ अ की फॉर ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल्स, ठीक है। -70 जैसे आपको पता है कि हमारे पास थ्रेशोल्ड वैल्यू है, तो -70 हमारे पास की है फॉर ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल्स। -70 पे हमारे पास एब्रप्ट ओपनिंग होगी ऑल सोडियम चैनल्स की, ठीक है, हमारे पास सारे सोडियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे और हमारे पास सोडियम की इन्फ्लक्स होगी। जितनी ज़्यादा हमारे पास सोडियम की इन्फ्लक्स होगी इनसाइड द मेम्ब्रेन पॉजिटिविटी इंक्रीज़ होती जाएगी, ठीक है। हमने कहा कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में हमारे पास सोडियम चैनल्स जो है वो क्लोज होते हैं, पोटाशियम चैनल्स कुछ क्लोज होते हैं, कुछ ओपन होते हैं, हमारे पास इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम नहीं होता, हमारे पास इफ्लक्स ऑफ पोटाशियम हो रहा होता है। इनसाइड द मेम्ब्रेन हमारे पास पॉजिटिविटी कम होती है, हमारे पास आउटसाइड द मेम्ब्रेन जो है वो पॉजिटिविटी ज़्यादा होती है। इनसाइड जो मेम्ब्रेन हमारे पास होता है वो ज़्यादा नेगेटिव होता है, इसीलिए हमारे पास जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वैल्यू है वो नेगेटिव है, दैट इज़ -85 टू -95। यहाँ पे हमारे पास -70 जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है, इस पे हमारे पास जब सोडियम चैनल्स की एब्रप्ट ओपनिंग हो जाती है तो ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम की इन्फ्लक्स होती है, ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम जो है वो मेम्ब्रेन के अंदर आता है, ठीक है। तो मेम्ब्रेन के अंदर पॉजिटिविटी इंक्रीज़ होगी, जब मेम्ब्रेन के अंदर पॉजिटिविटी इंक्रीज़ होगी तो +20 तक हमारे पास वैल्यू पहुंच जाएगी, ठीक है। ये जो हमारे पास है, ये जो आपको लाइन दिखाई दे, जो ग्राफ का ये जो लाइन है, ये हमारे पास है डीपोलराइजेशन, ठीक है। -90 से हमारे पास जब +20 तक वैल्यू जाती है तो उसको हम कहते हैं डीपोलराइजेशन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल्स होता है। पहले हमारे पास नेगेटिविटी होती है क्योंकि इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम नहीं होता, मेम्ब्रेन के अंदर नेगेटिविटी ज़्यादा होती है। जब सोडियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं तो इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम होता है, मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास पॉजिटिविटी इंक्रीज़ हो जाती है।
+20 पे हमारे पास क्या होता है कि सोडियम चैनल्स हमारे पास क्लोज़ हो जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं, ठीक है, और हमारे पास पोटाशियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं। जब कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं तो कैल्शियम की इन्फ्लक्स होगी, क्योंकि कैल्शियम की कंसंट्रेशन आउटसाइड द मेम्ब्रेन ज़्यादा है, इनसाइड द मेम्ब्रेन डिक्रीज़ है, तो डिफ्यूजन होगी, डिफ्यूजन के थ्रू कैल्शियम जो है वो अंदर आएगा। पोटाशियम की कंसंट्रेशन हमारे पास इनसाइड द मेम्ब्रेन ज़्यादा है और आउटसाइड द मेम्ब्रेन कम है, ठीक है, तो पोटाशियम हमारे पास डिफ्यूजन के थ्रू इनसाइड द मेम्ब्रेन से आउटसाइड द मेम्ब्रेन में जाएगा। पोटाशियम की ई फ्लक्स होगी और कैल्शियम की इनफ्लक्स होगी, ठीक है। जब हमारे पास कैल्शियम की इनफ्लक्स होती है और पोटाशियम की ई फ्लक्स होती है तो इस दौरान हमारे पास क्या होता है कि पॉजिटिविटी जो है वो सेल से, वो मेम्ब्रेन से लीव भी कर रही है और पॉजिटिविटी आ भी रही है, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं रेस्टिंग स्टेट ऑफ द कार्डिक मसल्स, जिसका ड्यूरेशन हमारे पास 0.2 सेकेंड होता है, जिसे हम प्लेटिव फेज़ भी कहते हैं, ठीक है। प्लेटिव फेज़ का क्या है, जब सोडियम चैनल्स क्लोज हो जाते हैं, कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं, सोडियम चैनल्स आर फास्ट चैनल्स, कैल्शियम चैनल्स आर स्लो चैनल्स, ठीक है। कैल्शियम चैनल्स ओपन हो गए, इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम होता है, ई फ्लक्स ऑफ पोटाशियम होता है, पॉजिटिविटी जो है वो लीव भी कर रही है और पॉजिटिविटी मेम्ब्रेन के अंदर आ भी रही है। तो यहाँ पे हमारे पास एक बैलेंस स्टेट होता है, जैसे हम प्लेटिव फेज कहते हैं, जैसे हम रेस्टिंग स्टेट ऑफ द कार्डिक मसल्स कहते हैं, और यह हमारे पास इसका ड्यूरेशन जो है वो 0.2 सेकेंड होता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि कैल्शियम चैनल्स भी हमारे पास क्लोज हो जाते हैं और पोटाशियम चैनल्स जो है वो हमारे पास ओपन होते हैं। कोई हमारे पास ना सोडियम की इन्फ्लक्स हो रही है, ना कैल्शियम की इन्फ्लक्स हो रही है, और पोटाशियम की ई फ्लक्स हो रही है, ठीक है। तो जब पोटाशियम की ई फ्लक्स होगी तो हमारे पास मेम्ब्रेन की नेगेटिविटी अगेन ज़्यादा हो जाएगी और हमारे पास जो थर्ड फेज़ होता है वो हमारे पास रीपोलराइजेशन होता है। फर्स्ट हमारे पास डीपोलराइजेशन, सेकेंड हमारे पास प्लेटिव फेज़ है जिसकी ड्यूरेशन 0.2 सेकेंड्स है, और थर्ड हमारे पास रीपोलराइजेशन होता है, ठीक है। थोड़ा सा हम दोबारा इसे रिवाइज करते हैं। हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात करते हैं। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में हमारे पास सोडियम चैनल्स क्लोज होते हैं, हमारे पास पोटाशियम चैनल्स ओपन होते हैं, ठीक है, कुछ क्लोज होते हैं कुछ ओपन होते हैं। पोटाशियम की इफ्लक्स होती है और सोडियम की हमारे पास इनफ्लक्स जो है वो नहीं होती, क्योंकि सोडियम चैनल्स क्लोज होते हैं। इस दौरान हमारे पास जो मेम्ब्रेन की नेगेटिविटी होती है वो हमारे पास इंक्रीज़ हो जाती है, इसीलिए रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास -85 से -95 के उसमें रेंज में आती है। जब स्टिमुलस अप्लाई होता है सेल पे, ठीक है, तो हमारे पास सोडियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं, सोडियम की हमारे पास इन्फ्लक्स होती है। जब वैल्यू -70 तक पहुँचती है, -70 इज़ द थ्रेशोल्ड वैल्यू, -70 इज़ द की फॉर ओपनिंग ऑफ ऑल सोडियम चैनल्स, ठीक है, जिसमें तमाम सोडियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं, सोडियम की इन्फ्लक्स होती है, मेम्ब्रेन के अंदर पॉजिटिविटी इंक्रीज़ होती है, वैल्यू हमारे पास +20 तक पहुंच जाती है। +20 तक जब वैल्यू पहुंच जाती है तो हमारे पास सोडियम चैनल्स क्लोज हो जाते हैं, कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं और पोटाशियम चैनल्स जो है वो भी ओपन हो जाते हैं। कैल्शियम की इन्फ्लक्स होगी और पोटाशियम की ई फ्लक्स होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो स्टेट आता है, जो रेस्टिंग स्टेट आता है, दैट इज़ प्लेटिव फेज़। उसके बाद हमारे पास जब कैल्शियम चैनल्स क्लोज हो जाएंगे, पोटाशियम चैनल्स जो है वो हमारे पास ओपन होते हैं, पोटाशियम की ई फ्लक्स होती है, फिर इनसाइड द मेम्ब्रेन हमारे पास नेगेटिविटी ज़्यादा हो जाती है और हमारे पास रीपोलराइजेशन का स्टेज जो है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज़ एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग। एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। अगर थोड़ी सी मैं आपकी नॉलेज को रिकॉल करती हूँ, हमारे पास एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग होता है और स्लाइडिंग मैकेनिज़्म होता है, ठीक है। एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग हमारे पास जो स्टेजेस होते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बाद एक्शन पोटेंशियल की जनरेशन होती है, एक्शन पोटेंशियल की जनरेशन के बाद हमारे पास एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग होता है, एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग के बाद हमारे पास स्लाइडिंग मैकेनिज्म होता है, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल की हमने बात की कि एक्शन पोटेंशियल हमारे पास जनरेट हो गया है, इसके बाद हमारे पास जो होगा दैट इज़ एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग, और एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग के बाद हमारे पास स्लाइडिंग मैकेनिज्म होता है। एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग में क्या होता है, हम टी ट्यूब्यूल्स और एल ट्यूब्यूल्स पढ़ चुके थे। एक हमारे पास ट्रांसफर ट्यूब्यूल्स होते हैं और एक हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल ट्यूब्यूल्स होते हैं। लॉन्गिट्यूडनल ट्यूब्यूल्स में हमारे पास जो है तो सिस्टर्न होता है, सिस्टर्न हमारे पास कैल्शियम की स्टोरेज की एक जगह है, ठीक है, जहाँ पे कैल्शियम स्टोर होता है ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, वहाँ से कैल्शियम रिलीज़ होता है।
एक्साइटेशन ऑफ द मसल फाइबर थ्रू एक्शन पोटेंशियल के थ्रू एक्साइटेशन ऑफ मसल फाइबर हो गया है। जिसके बाद हमारे पास जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, ठीक है। एक्साइटेशन ऑफ मसल न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के थ्रू देन एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। देन स्प्रेड ऑफ एक्शन पोटेंशियल थ्रू टी ट्यूब्यूल्स होता है। टी ट्यूब्यूल्स में अब हमारे पास एक्शन पोटेंशियल वो स्प्रेड हो जाता है। मसल फाइबर्स में जो हमारे पास टी ट्यूब्यूल्स होते हैं उसमें एक्शन पोटेंशियल स्प्रेड हो जाता है। वो एक्शन पोटेंशियल जो है वो इंटर होता है इनटू दी सिस्टर्ने, ठीक है। जब सिस्टर्ने में एंटर होता है, जिस तरह मैंने पहले कहा कि सिस्टर्ने हमारे पास मेन जो है वो एरिया है फॉर स्टोरेज ऑफ कैल्शियम, जहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ कैल्शियम स्टोर होता है। यहाँ से हमारे पास कैल्शियम जो है वो रिलीज़ होता है और मूवमेंट ऑफ कैल्शियम टू जो है वो एक्टिन फिलामेंट्स में हो जाता है। एक्टिन फिलामेंट्स में जब कैल्शियम की एंट्रेंस हो जाती है तो वहाँ से हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर हो जाता है, ठीक है। दोबारा से देख ले, हम एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग की बात कर रहे हैं। इसके बाद हम इसकी सिग्निफिकेंस भी पढ़ेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस एनेस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है। एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग हमारे पास एक्साइटेशन ऑफ मसल फाइबर्स होता है थ्रू न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बाद एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है तो हमारे पास जो एक्शन पोटेंशियल होता है वो स्प्रेड होता है इनटू द ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स, ठीक है। ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स से वो एक्शन पोटेंशियल एंटर होता है इनटू द सिस्टर्ने ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल ट्यूब्यूल्स। लॉन्गिट्यूडनल ट्यूब्यूल में जब सिस्टर्ने स्टिमुलेट होगा तो कैल्शियम की रिलीज़ होगी। जब कैल्शियम रिलीज़ हो जाएगा तो वो एक्टिन फिलामेंट की तरफ जाएगा और जब एक्टिन फिलामेंट की तरफ जाएगा तो हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर्स होगा, ठीक है। यहाँ से हमारे पास फिर स्लाइडिंग मैकेनिज़्म आता है। जब रिलीज़ ऑफ कैल्शियम होता है सिस्टर्ने से, ठीक है, वहाँ पे हमारे पास बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम विद ट्रोपोनिन होता है। जब ट्रोपोनिन के साथ कैल्शियम बाइंड हो जाता है तो ट्रोपोनिन की पोजीशन को चेंज कर देता है। इसमें हमारे पास एफ एक्टिन होता है, उस एफ एक्टिन के एक्टिव साइट को एक्सपोज करता है जिससे हमारे पास जो है मायोसिन अटैच हो जाता है और जब मायोसिन अटैच हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर्स होगी, ठीक है। जिसमें हमारे पास मायोसिन और एक्टिन एक दूसरे के करीब आते हैं। जो हम स्लाइडिंग मैकेनिज़्म की बात करते हैं कि एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, जैसे हम कहते हैं स्लाइडिंग मैकेनिज़्म की थ्योरी कहते हैं, ठीक है। एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग में हमने बात की कि हमारे पास कैल्शियम रिलीज़ हो जाता है। कैल्शियम के रिलीज़ के बाद हमारे पास क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर्स हो जाती है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर जो है उसके लिए स्लाइडिंग जो है वो ज़रूरी होती है। स्लाइडिंग मैकेनिज़्म में भी हम कैल्शियम की रिलीज़ की बात करते हैं। देन कैल्शियम जो है वो ट्रोपोनिन के साथ बाइंड हो जाता है। ट्रोपोनिन में एफ एक्टिन के जो एक्टिव साइड होता है उसको एक्सपोज करता है जिससे मायोसिन अटैच हो जाता है। मायोसिन के अटैचमेंट के बाद कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल जो है वो हो जाती है, ठीक है। एनेस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें हम इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, अगर हमारे पास एक्सेस अमाउंट में कैल्शियम रिलीज़ होगा, ठीक है, जब एक्सेस अमाउंट में कैल्शियम रिलीज़ होता है तो हमारे पास एक्सेस मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है, ठीक है। एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग में और स्लाइडिंग मैकेनिज़्म में हमने बात की कि जब कैल्शियम रिलीज़ होगा तो हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर्स होगी, ठीक है। अगर हमारे पास कैल्शियम जो है वो ज़्यादा रिलीज़ होगा, एक्सेस अमाउंट ऑफ कैल्शियम जो है वो हमारे पास रिलीज़ होता है, ठीक है, तो हमारे पास एक्सेस मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी। जब एक्सेस मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी तो उससे हमारे पास हीट प्रोडक्शन होगी और उसको हम कहते हैं मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, ठीक है। मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया के हमारे पास सिम्टम्स क्या है, उसमें हमारे पास मस्कुलर रिजिडिटी होती है, मसल्स हमारे पास रिजिड हो जाते हैं, उसमें हमारे पास हाई ग्रेड फीवर होता है और हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाता है। ये होता क्यों है, जितने भी हमारे पास जनरल एनेस्थेटिक्स है, ये जितने भी हमारे पास ससेप्टेबल पेशेंट्स होते हैं तो ड्यूरिंग जनरल एनेस्थीसिया उसमें हमारे पास मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया कॉज होता है, ठीक है। मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया जो है इन्हेलेशनल एनेस्थेटिक्स से भी हो सकता है। मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया हमारे पास जो शॉर्ट एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट है सक्सेनाइल कोलिन उससे भी हो सकता है, ठीक है। तो मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया ड्यूरिंग जनरल एनेस्थीसिया ससेप्टेबल पेशेंट्स में कॉज होता है। क्यों कॉज होता है, हमारे पास कैल्शियम की रिलीज़ ज़्यादा होती है, मसल कॉन्ट्रैक्शन एक्सेस हो जाती है, हीट प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, जिसके रिज़ल्ट में हमारे पास मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया कॉज होता है। साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे, हमें पता कैसे चलेगा, ड्यूरिंग सर्जरी हमें पता कैसे चलता है कि मसल्स रिजिडिटी हो जाती है, ठीक है, हाई ग्रेड फीवर होता है और हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाता है। जब फीवर हमारे पास ज़्यादा होता है तब मसल रिलैक्सेशन भी सही तरीके से अपना इफेक्ट शो नहीं करते, ठीक है। और कार्डियक मॉनिटर में हमें दिखाई दे रहा होता है कि कौन कौन से सिम्टम्स हमारे पास आए तो उसमें हमारे पास हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाता है।
इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस है उसमें हमारे पास मसल ब्रेकडाउन भी हो सकता है। अगर किसी कॉम्प्लिकेशन सिवियर हो जाए तो उसमें मसल ब्रेकडाउन भी हो सकता है। ड्यूरिंग सर्जरी या ड्यूरिंग एनेस्थीसिया फिर हम इसे ट्रीट कैसे करेंगे कि हमने कहा कि हीट प्रोडक्शन ज़्यादा होती है तो पेशेंट को हम कूल करने की कोशिश करेंगे, आइस पैक्स रखेंगे जिसके ज़रिए पेशेंट का जो हमारे पास टेम्परेचर होगा उसका टेम्परेचर हमारे पास जो है तो वो डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आईवी डेंट्रोलिन देते हैं। आईवी डेंट्रोलिन से क्या होता है कि हमारे पास जो कैल्शियम की रिलीज़ होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है, मसल की रिजिडिटी हमारे पास कम हो जाती है, ठीक है। आईवी फ्लूइड्स हम ज़्यादा से ज़्यादा देंगे, ठीक है। ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को हम इंक्रीज़ करेंगे, मिनट वेंटिलेशन को इंक्रीज़ करेंगे जिससे एंड टाइडल कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया को थोड़ा सा हम दोबारा देख लेते हैं। मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया किस वजह से कॉज होता है कि जब हमारे पास एक्सेस कैल्शियम रिलीज़ होगा तो एक्सेस हमारे पास मसल की कॉन्ट्रैक्शन होगी। जब एक्सेस मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है तो इससे हमारे पास एक्सेस जो है वो हीट प्रोडक्शन होती है, जिसके साइन एंड सिम्टम में हमारे पास मस्कुलर रिजिडिटी आता है, इंक्रीज हार्ट रेट आता है और हाई फीवर आता है, ठीक है। लेकिन ये कॉज क्यों होता है? क्योंकि जो भी हमारे पास जितने भी ससेप्टेबल पेशेंट्स होते हैं ड्यूरिंग जनरल एनेस्थीसिया उससे हमारे पास ये